नमस्कार, आप देख रहे हैं BC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का। तो चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। सबसे पहली खबर ग्वालियर से है, जहां पर आवारा कुत्तों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। केंद्र और राज्य शासन को नोटिस भेजा है। 13 जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी की है। गौ माता सड़कों पर घूम रही है और ये गंभीर विषय है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा है। गायों के सड़क पर घूमने से हादसे हो रहे हैं। प्रशासन भी कोर्ट को उचित उपाय बताए, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर गायों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती बरती है। केंद्र और राज्य शासन को लेकर नोटिस भेजा है और 13 जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई। अभी 2024 में एक योजना बनाई कि गाय को आवाराजी निराश्रित कहा जाएगा। उसको एक कमेटी बनाई, मगर वह भी कागजों में बनी, धरातल में कुछ नहीं था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसमें संभाग के सभी कलेक्टर और भारत सरकार और एनिमल वेलफेयर जो सोसाइटी है दिल्ली में, उसको और नगर निगम कमिश्नर को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। अब सरकार का अपना दायित्व तो नहीं निभा पा रही है, इसलिए हाईकोर्ट को मामले को संज्ञान में लेना पड़ रहा है। आवारा गाय हों, आवारा पशु हों, चाहे कुत्ते हों, आवारा पशुओं की वजह से लोगों का निकलना चलना फिरना बंद हो गया है। निश्चित रूप से सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही और सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। सख्ती की ज़रूरत तो है, क्योंकि अधिकतर जो आवारा गाय हैं जो सड़कों के ऊपर घूमती हैं, वो वास्तव में जिनकी हैं वो छोड़ देते हैं। इसी कारण ये इस तरह की स्थिति बनती है। कड़ाई भी होनी चाहिए और जो इस तरह की गाय सड़कों पर छोड़ते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर कुल मिलाकर के जनता को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना पड़ेगा, तब मेरा मानना है कि इसका हल हो पाएगा। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आवारा दी है और कलेक्टर से अब उसकी जानकारी मांगी है। इस पूरे मसले पर जानकारी देने के लिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा गौशालाएं हैं और फिर भी गायों की स्थिति ऐसी है कि अब हाईकोर्ट को इस पर संज्ञान लेना पड़ रहा है। क्या इसे लेकर जिम्मेदारों ने अब तक कोई सख्त कदम उठाया है? क्या कोई जवाब उनके तरफ से सामने आया है? देखिए, सबसे हैरत की बात यह है कि मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 7 लाख से ज़्यादा निराश्रित गौवंश है। उनके रखरखाव के लिए, उनको गौशालाओं में पहुंचाने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार है 450 करोड़ रुपए का उसके पास प्लान है। बीते 2019 से यानी कि 5 वर्ष में 26 गुना उनकी आय में फंड में वृद्धि भी की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सड़कों से आवारा गाय है वो हटने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि लगातार जो सड़क के हादसे हो रहे हैं उनमें इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर एक जनहित याचिका है सीनियर एडवोकेट अवधेश सिंह तोमर के द्वारा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की गई थी। दायर करने के बाद आज नोटिस जारी किए गए हैं और 4 सप्ताह में प्रदेश के 13 कलेक्टर्स और केंद्र और राज्य सरकार के विभागों से भी जवाब तलब किया गया। उनसे पूछा गया कि ऐसी हालत क्यों है, क्योंकि जबकि निराश्रित गौवंश के लिए कई सारे कानून है, उसके साथ ही सर्कुलर भी जारी किए गए और उसके साथ ही फंड भी बड़ी एक राशि उनके नाम पर जारी की जाती है। तो ऐसे में उस राशि का क्या हो रहा है, सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सारी बातें पूछी। उसके साथ ही ये भी कहा है कोर्ट ने कि अगर आपके पास कोई बेहतर सुझाव है जिससे गौवंश जो आवारा सड़कों पर घूम रहा है उसमें रोकथाम लग सके, तो वो भी प्लान बताया जिससे हाईकोर्ट एक विस्तृत ऑर्डर है गौ माता के संरक्षण को लेकर दे सके। तो ये कई बड़ी बातें कही है। लेकिन हम देखने में यही आया है कि मध्य प्रदेश में जैसा कि 52 जिलों में 7 लाख से ज्यादा गौवंश है, 1900 से ज्यादा अधिकृत रूप से गौशालाएं हैं और 600 निर्माणाधीन है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो गौशालाओं में अभी भी देखने का रहा है कि दुर्दशा ठीक नहीं है और जिसके कारण जो गौवंश है वो बाहर आवारा सड़कों पर घूम रहा है और यही वजह है कि लगातार सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर यह पिटीशन दायर की गई थी जिस पर यह नोटिस जारी किए गए। अब देखना यही है कि जो नोटिस जारी किए गए हैं उस पर प्रशासनिक अफसर जो है वो कितना ठीक है नासिर। तो अब हाईकोर्ट ने भी गायों की स्थिति पर संज्ञान ले लिया है। आगे जिम्मेदारों का जो भी इस पर एक्शन होगा उसका भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अतिथि शिक्षकों की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है नियमितीकरण पर 30 दिन में निर्णय सरकार ले और निर्णय नहीं हुआ तो अवमानना याचिका शिक्षक दायर कर सकेंगे। अतिथि शिक्षकों ने अनसुनी का आरोप लगाया था,
जिसके बाद नियमितीकरण पर 30 दिन में निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है, नियमितीकरण पर 30 दिन में निर्णय ले सरकार नहीं लिया गया निर्णय तो अवमानना याचिका भी शिक्षक दायर कर सकेंगे। और अब ऐसी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो ना सिर्फ एक खबर के रूप में बल्कि आपकी निजी जिंदगी के रूप में भी आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि हर वक्त आपको सतर्क रहना होगा। ग्वालियर में एक मां हर रोज की तरह अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती और कुछ बदमाश उसके हाथ से छीनकर उसके बच्चे का अपहरण कर लेते हैं। ऐसा कैसे हुआ है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें ग्वालियर की हैं, जहां दिन दहाड़े 6 साल के मासूम को 2 बाइक सवार बदमाश उठा कर ले गए और बेबस मां सिर्फ देखती रह गई। इस घटना के बाद ग्वालियर में जैसे तूफान सा आ गया। व्यापारियों ने बाजार बंद कर जमकर हंगामा काटा और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। इस घटना के एवज में मुरार का बाजार श्रद्धापूर्वक बंद करने का आह्वान किया गया है। सभी को मेरा सबसे निवेदन है, अपने अपने प्रतिष्ठान श्रद्धापूर्वक बंद रखने चाहिए और पुलिस को भी जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कर परिणाम हमारे सामने देना चाहिए। ग्वालियर में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस के दावों की पोल खोल दी। अपने 6 साल के बच्चे की किडनैपिंग के बाद गुप्ता परिवार की नींद उड़ी हुई है। किडनैप बच्चे का परिवार मुरान के सदर बाजार में गुड़ और शक्कर का व्यापार करता है। सुबह के वक्त व्यापारी की पत्नी अपने 6 साल के बच्चे शिवाय गुप्ता को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी अचानक बाइक से 2 बदमाश आए और मासूम को जबरन उठा कर ले गए। मेरे बच्चे को छोड़ने गई थी मेरी वाइफ 8 बजे। यहाँ से बाहर निकलती एक मोटरसाइकिल पे कोई लड़का बैठा हुआ था और उन्होंने दूसरे ने मिर्ची झोंक के और धक्का देके बच्चे को छुड़ा के ले गए। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। वही वारदात के बाद गुस्साए व्यापारियों ने पुलिस की चुस्ती पर सवाल उठाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। घटना के सामने आते ही आईजी ने आरोपियों पर 30,000 के इनाम की घोषणा के साथ नाकेबंदी की और पुलिस की कई टीमें बनाकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। संपूर्ण घटनाक्रम के अनुक्रम में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया संबंधित थाने में और इसके पश्चात पूरा हम लोग जो है अपना इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे केंद्रित करते हैं कि बदमाशों का मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे ले गए, सभी विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं। चंबल क्षेत्र अपने डकैतों के इतिहास के लिए फेमस है। डकैत तो खत्म हो गए, लेकिन चंबल का इलाका इसके बावजूद कभी अपराध मुक्त नहीं हो पाया। पुलिस प्रशासन सिर्फ दावे करता है और आए दिन कोई न कोई गुनाह घट ही जाता है। गुरुवार को भी जो घटना घटी उसने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। बच्चे का अपहरण क्यों हुआ? इसके पीछे फिरौती की रकम वजह है या फिर कोई पुरानी रंजिश? ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। तो इससे साफ साबित होता है कि बदमाशों को अब पुलिस प्रशासन का भी खौफ नहीं है। अब बात एक ऐसी खबर की जो मध्य प्रदेश की सियासत की दिशा और दशा बदलने वाली है। हिंदू हो तो हिंदुओं को काम दो। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में लगे होर्डिंग में कुछ इसी प्रकार की चीजें लिखी हुई है। होर्डिंग में यह लिखा गया है कि इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक से लेकर हलवाई तक का काम हिंदुओं को ही दे। इसमें बाकायदा उनके नाम और नंबर भी लिखे गए हैं और होर्डिंग लगाने वाले दंपत्ति का इसके पीछे का तर्क भी कुछ अलग ही है। इस मामले में उनका क्या कहना है आप खुद ही सुन लीजिए। यहाँ इस होर्डिंग में जितने भी लोग हैं, सूची हमारे जहांगीराबाद क्षेत्र के लोग हैं, कुछ हमारी बड़खेड़ी क्षेत्र के लोग हैं और ऐसे लोग हैं जैसे मैं महिला जागरूक समिति के अध्यक्ष हूँ, तो कुछ बहनें मेरी समिति की हैं, कुछ बहनें मुझसे जुड़ी हैं। तो निश्चित रूप से हम देखते हैं ना, कहीं ना कहीं उस घर में रहने वाले उस घर के लोगों को काम आता है लेकिन उन्हें काम मिलता नहीं। देखिए, इसमें यहाँ कोई नहीं लिखा है कि आप मुस्लिमों से काम नहीं लें। हिंदू समाज का व्यक्ति है, हिंदू समाज के लोगों से काम कराए या मुस्लिम लोगों से काम कराए, लेकिन हाँ, जो लोग अच्छा काम करते हैं उनके यहाँ नाम लिखे होंगे। और अब इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। आरोप है कि मध्य प्रदेश में अब नए एजेंडे पर राजनीति होगी।
संस्कृति बचाओ मंच उनके सराहनीय कार्य का समर्थन करता है। किसी ने, हमारे कार्यकर्ता ने पोस्टर लगा दिया कि ये मैकेनिक का नंबर है, ये टेलर का नंबर है, ये गद्दा सिलने वाले का नंबर है, ये कपड़े सिलने वाले का नंबर है, ये इस प्रकार के, ये किराने वाले का नंबर है, तो उसमें बुराई की क्या बात है? कम पढ़े लिखे लोगों का काम है ये, बलगैल आ रहा है। हिंदू मुसलमान कभी ना अलग हुआ है ना होएगा, ये इनकी गलतफहमी है। ये हिंदुस्तान सबका है, ना कि एक समाज का है। माहौल ख़राब करना अच्छी बात नहीं है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे लोगों को इधर से निकाल के और बंद करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 40 लाख लोग रजिस्टर्ड जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, उनमें 99% हिंदू हैं। और मध्य प्रदेश में जो है 80 लाख लोग ई श्रम पोर्टल पर प्रधानमंत्री के रजिस्टर्ड हैं बेरोजगारी के लिए, वो भी ज़्यादातर हिंदू हैं। तो दे दो ना उनको नौकरी। मुझे लगता है कि इन विषयों पर कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि राजनीति ना करे। कांग्रेस पार्टी हमेशा जब भी बात करेगी तुष्टीकरण की बात करे। यदि कांग्रेस इस विषय पर बात ना करे तो मामले को तूल ही ना मिले। पर कांग्रेस जानबूझकर हर ऐसे विषय में कोशिश करती है जिससे समाज के बीच खाई उत्पन्न हो। तो लगातार इस मुद्दे पर सियासत तेज है और अब देखना होगा कि ये पोस्टर सियासत कहां तक जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारिया और उनके परिवार पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ईओडब्ल्यू की जांच में बिना टेंडर के भूमि आवंटन और गलत तरीके से डायवर्जन करने के आरोप सामने आए हैं। हेमंत कटारिया ने इसे बदले की भावना में एफआईआर दर्ज बताया है, तो इसे लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां कटारिया के बयान को डबल विक्टिम कार्ड बताया, तो इधर कांग्रेस कटारिया के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कहती नजर आई है। मैं सरकार के खिलाफ बोलना शुरू हुआ, अचानक से सारी एजेंसियां मेरे खिलाफ सक्रिय हो गई और झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा दिया। अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद मैं दुगनी ताकत से, मुझे और प्रेरणा मिली है और मैं और दुगनी ताकत से आपके भ्रष्टाचार की, आपके काले कारनामों की पोल खोलूंगा। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये विक्टिम कार्ड खेलना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। मुझे लगता है हैंड्स प्रूव्ड, जांच एजेंसी ने जांच की है, जांच के बाद जो तथ्य सामने आए उसके बाद एफआईआर हुई है। मुझे लगता है उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना, उसके बाद राजनीति करना, एक तो बेईमानी कर रहे हो, दिख रहा है। प्लॉट कोई सा था, कोई सा ले लिया। बीजेपी क्या कहेगी भाई, सामने आओ ना। तो जो चोरी और सीना चोरी, वो तो कह रहा है कि मैं फेस कर रहा हूँ। तो फेस कर रहे हैं तो फिर उसमें काहे की सीना चोरी, भाग थोड़ी रहा कोई आदमी। इसमें चोरी सीना चोरी क्या है। और अब सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां पर राज्य शिखर सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मानित किया है। कला क्षेत्र की 15 विभूतियों का यहां पर सम्मान किया गया है। तो भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर राज्य शिखर सम्मान का आयोजन किया जा रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी यहां पर मौजूद हैं। कला क्षेत्र की 15 विभूतियों को सीएम ने सम्मानित किया है। राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2022 से सादर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य 2023 विदेशी भारती होमबल भोपाल। मध्य प्रदेश शासन विदेशी भारती होमबल को शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सृजन, सुदीर्घ अवदान एवं गुणी शिष्य परंपरा में किए गए योगदान के लिए राज्य शिखर सम्मान शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2023 से सादर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान रूपंकर कलाएं वर्ष 2022 श्री ईश्वरी रावल इंदौर। आपने चित्रकला में स्नातकोत्तर उपाधि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से प्राप्त की है। चित्रकला के क्षेत्र में आपका योगदान अतुलनीय रहा है। मध्य प्रदेश शासन श्री ईश्वरी रावल को चित्रकला के क्षेत्र में सुदीर्घ सर्जना, सतत सक्रियता एवं संप्रेषणीय रंग संयोजन के लिए राज्य शिखर सम्मान रूपंकर कलाएं वर्ष 2022 से सादर विभूषित करता है। राज्य शिखर सम्मान रूपंकर कलाएं वर्ष 2023 श्री हरि भटनागर जबलपुर। श्री हरि भटनागर एक वरिष्ठ चित्रकार एवं शिक्षक हैं। आपने एम.कॉम की उपाधि एवं पेंटिंग में एडवांस डिप्लोमा प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश शासन श्री हरि भटनागर को चित्रकला के क्षेत्र में सुदीर्घ सर्जना, संप्रेषणीय रंग संयोजन एवं अभिव्यक्ति में परंपरा के गहन बोध के लिए राज्य शिखर सम्मान रूपंकर कलाएं वर्ष 2023 से सादर अलंकृत करता है। यह सम्मान इनकी पुत्री डॉक्टर प्राची भटनागर ग्रहण कर रही हैं। राज्य शिखर सम्मान नाटक वर्ष 2022 श्री श्रीराम जोग इंदौर।
आपने एमकॉम और CAIIB की उपाधि प्राप्त की है। आपका रंगमंच से जुड़ाव वर्ष 1980 से हुआ है। तब से लेकर आपने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। मध्य प्रदेश शासन श्री राम जोग के रंगमंच के क्षेत्र में अभिनय के माध्यम से 5 दशक की सृजन सक्रियता, प्रभावी अभिव्यक्ति एवं श्रेष्ठ रंगमंचीय अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान नाटक वर्ष 2022 से सादर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान नाटक वर्ष 2023 श्री सतीश दवे उज्जैन। मध्य शासन श्री सतीश दवे को रंगमंच के क्षेत्र में लेखन, निर्देशन एवं अभिनय के माध्यम से सतत सक्रियता, जुझारूपन एवं गहन प्रतिबद्धता के साथ किए गए अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान नाटक वर्ष 2023 से सदर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाएं वर्ष 2022 श्री राम सिंह उर्वैती भोपाल। आप समकालीन जनजातीय भारतीय कला के प्रमुख कलाकारों में से एक माने जाते हैं। मध्य प्रदेश शासन श्री राम सिंह उर्वैती को रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में गौण चित्रकारी की संस्कृति और परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने और उसके विस्तार में किए गए अतुलनीय अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाएं वर्ष 2022 से सदर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाएं वर्ष 2023 श्री कैलाश सिसोदिया धार। मध्य प्रदेश शासन श्री कैलाश सिसोदिया को भील भगोरिया लोक नृत्य के लोकव्यापीकरण, समर्पण, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु किए गए विशिष्ट अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान जनजातीय एवं लोक कलाएं वर्ष 2023 से सदर अलंकृत करता है। राज्य शिखर सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन वर्ष 2023 पंडित सुनील पावगी ग्वालियर। मध्य प्रदेश शासन पंडित सुनील पावगी को हवाईयन गिटार वादन के क्षेत्र में गहन प्रतिबद्धता, समर्पण एवं उसके अस्तित्व की रक्षा के लिए किए गए विशिष्ट अवदान के लिए राज्य शिखर सम्मान दुर्लभ वाद्य वादन वर्ष 2023 से सदर अलंकृत करता है। तो दिव्य सज्जनों, इसके साथ शिखर सम्मान अलंकरण का यह क्रम यहाँ पूरा होता है। सभी सम्मानित विभूतियों को मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से, भारत भवन की ओर से और आप सब उपस्थित महानुभावों की ओर से हार्दिक बधाई। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया है। सिंधिया अपने पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचे। स्नान के बाद सिंधिया ने कहा कि ये विश्व में अनोखा है। यहाँ दुनिया में से लोग आकर संगम में स्नान कर दर्शन का लाभ ले रहे हैं और ये एक अलौकिक क्षण है। शायद विश्व में ये एक अनोखा समय है जहाँ विश्व के लोग स्वतः आकर त्रिवेणी संगम में महाकुंभ में दर्शन कर पाते हैं। मेरे लिए, हम सब के लिए 50 करोड़ श्रद्धालु हैं जिन्होंने संगम में दर्शन किया है, उन सभी के लिए एक केवल महत्वपूर्ण क्षण नहीं लेकिन एक अलौकिक क्षण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए हमर बानी हमर गोश। नमस्कार।